Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I'm Neeraj Kumar Kathal. Today is 21st March 2022 and today's important MCQs are: first question, megaloblastic anemia occurs due to deficiency of। आपको बताना है कि किसकी कमी होने पर मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। थायमीन की कमी से, राइबोफ्लाविन की कमी से, नियासिन की कमी से या फिर फॉलिक एसिड की कमी से। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। अगर फॉलिक एसिड की कमी हो जाए तो इससे होने वाला एनीमिया मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के नाम से जाना जाता है। Megaloblastic anemia most commonly result from an acquired nutritional deficiency or inability to absorb nutrients. The common cause include dietary deficiency of folic acid. Folic acid is a vitamin B9 required for the production of normal RBCs. अगर हमारी डाइट में हम फॉलिक एसिड को ना लें या फिर हमारी इंटेस्टाइन इस विटामिन को डाइट से एब्जॉर्ब नहीं कर पाए तो हमारे शरीर में इसकी कमी हो जाएगी और इसकी कमी के कारण आरबीसी का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा और पर्सन में मेगालोब्लास्टिक एनीमिया डेवलप हो जाएगा। फॉलिक एसिड इज ऑल्सो नोन एज विटामिन B9। इट इज अ वाटर soluble विटामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a nurse is caring for a newborn with a myelomeningocele. What should immediate nursing action for this infant include? किसी इन्फेंट को माइलोमेनिंगोसील डिजीज था। इस डिजीज से ग्रसित बच्चे की केयर के दौरान एज अ नर्स आप क्या केयर देना सबसे ज़्यादा सही समझेंगे? प्लेस द इन्फेंट इन रिवर्स ट्रेंडलबर्ग पोजीशन। आप इस बच्चे को रिवर्स ट्रेंडलबर्ग पोजीशन में रखेंगे या फिर अप्लाई स्टेराइल मॉइस्ट नॉन एडरेंट ड्रेसिंग टू द सैक। हम इस माइलोमेनिंगोसील वाले एरिया में स्टेराइल मॉइस्ट और नॉन एडरेंट ड्रेसिंग को अप्लाई करेंगे या फिर पोजिशनिंग द इन्फेंट प्रॉन विद द लेग्स स्लाइटली अबडक्टेड। हम इस बच्चे को प्रॉन पोजीशन देंगे। The right answer is option 2, applying sterile moist non-adherent dressing। हम इस बच्चे में माइलो मेनिंगोसील वाले एरिया में स्टेराइल मॉइस्ट और नॉन एडरेंट ड्रेसिंग को अप्लाई करेंगे। नॉन एडरेंट का मतलब है ऐसी ड्रेसिंग जो कि उस स्किन वाले हिस्से में, उस बॉडी पार्ट में चिपक ना जाए, एडरेंट ना हो। This is done to prevent drying and breakage of sac. Any opening increases the risk of infection to the central nervous system. हम इस बात को अच्छे से जानते हैं कि अगर इस बच्चे में हुआ माइलोमेनिंगोसील ब्रस्ट हो जाए, फट जाए, तो वहाँ पर डायरेक्टली इन्फेक्शन होने की संभावना है और ये इन्फेक्शन वहाँ से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुँच सकता है जो कि एक लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन को डेवलप कर सकता है। The infant generally is placed in neutral position to reduce the pressure on affected area. माइलोमेनिंगोसील वाले बच्चे को हम न्यूट्रल पोजीशन में रखते हैं, जनरली कहें तो प्रॉन पोजीशन देते हैं जिससे कि उसकी बैक पार्ट में स्थित माइलोमेनिंगोसील फट ना जाए, उस पर प्रेशर ना पड़े। The legs are abducted to counteract subluxation since the infant unable to move the legs. जब तक बच्चा अपने पैरों को खुद से हिला डुला नहीं पा रहा है तब तक हम उसके पैरों को एबडक्टेड पोजीशन में रखते हैं, यानी कि कहें तो बॉडी से थोड़ा दूर रखते हैं, मिडलाइन से थोड़ा दूर रखते हैं। माइलोमेनिंगोसील is a severe form of spina bifida in which the spinal cord and nerve develops outside of the body
and are contained a fluid filled sac that is visible outside the back area. माइलोमेनिंगोसील डिजीज से सफरिंग बच्चे में जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो पूरी तरह से जुड़ी नहीं होती, या यूं कहें कि इसमें कहीं पर बीच में एक जगह ओपन रह जाती है और इस ओपन स्पेस से कुछ नर्व्स जो हैं शरीर से बाहर की तरफ, कमर वाले हिस्से से बाहर की तरफ रहती हैं और इन नर्व्स को एक बॉडी की स्किन की कवरिंग कवर करके रखती है और इसमें फ्लूइड भरा रहता है। तो हम कह सकते हैं कि माइलोमेनिंगोसील एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बच्चे की रीढ़ की हड्डी प्रॉपर कवर नहीं होती, इसके कारण वहाँ से नर्व्स का एक सेगमेंट उभार के रूप में बाहर निकला रहता है और इसके चारों तरफ एक सैक लाइक कवरिंग होती है जो कि फ्लूइड फिल्ड होती है। इसे ही हम माइलोमेनिंगोसील के नाम से जानते हैं। माइलोमेनिंगोसील बेसिकली स्पाइना बाइफिडा का एक सीवियर फॉर्म है और याद रखिएगा प्रेगनेंसी के दौरान विटामिन B9 की कमी होने से स्पाइना बाइफिडा जैसे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेडमिल टेस्ट एंड स्ट्रेस टेस्ट आर यूज्ड टू डिटेक्ट। ट्रेडमिल टेस्ट, जिसे आप शॉर्ट में TMT टेस्ट कहते हैं, और स्ट्रेस टेस्ट किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को आइडेंटिफाई करने के लिए, अरिथमियास के लिए, MI के लिए, या फिर VSD के लिए? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। किसी भी पर्सन में मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन है या नहीं, इस चीज को डिटरमाइन करने के लिए हम ट्रेडमिल या स्ट्रेस टेस्ट करवाते हैं। एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट और ट्रेडमिल टेस्ट इज यूज्ड most often to diagnose sign and symptoms suggestive of coronary ischemia or myocardial infarction and exercise induced arrhythmias। इस ट्रेडमिल टेस्ट के अंदर हम पर्सन के चेस्ट पर मॉनिटर्स कनेक्ट करते हैं और फिर उसे ट्रेडमिल पर दौड़ने के लिए या चलने के लिए कहते हैं, सिंपली कहें तो कुछ एक्टिविटी करने के लिए कहते हैं। जैसे जैसे पर्सन ट्रेडमिल पर दौड़ता है उसके हार्ट की सारी एक्टिविटी मॉनिटर पर देखी जा सकती है, रिकॉर्ड की जाती है और फिर इसे एनालाइज करके फाइनली ये डिसाइड किया जाता है कि पर्सन में क्या MI हुआ है, हार्ट अटैक आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्लाइंट whose condition remains stable after a myocardial infarction gradually increases his activity. Which of the following condition should the nurse assess to determine whether the activity appropriate for the client? एक पेशेंट जिसे हार्ट अटैक आया था, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन आया था, वो अभी हॉस्पिटल में है और अब उसकी कंडीशन स्टेबल है, यानी अब वो पहले से बेहतर है, ठीक है। इसके बाद नर्स के द्वारा इस पेशेंट को धीरे धीरे फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए कहा जाता है। पेशेंट द्वारा एक्टिविटी की जाने के दौरान कौन सी फाइंडिंग मिलते ही आप तुरंत पेशेंट को रोक देंगे या कहेंगे कि आप इससे ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी ना करें, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। एडिमा डेवलप होने को देखकर, साइनोसिस को देखकर या डिस्पनिया जैसी कंडीशन को देखकर, इन तीनों में से कौन सी साइन एंड सिम्टम दिखते ही तुरंत आप पेशेंट को रुकने के लिए कहेंगे? द राइट आंसर इज ऑप्शन 3, डिस्पनिया। आइए इसके रैशनल को भी जान लेते हैं। फिजिकल एक्टिविटी इज ग्रेजुअली इंक्रीज्ड आफ्टर MI while the client is still hospitalized and through the period of rehabilitation। हार्ट अटैक के बाद पेशेंट जब हॉस्पिटल में होता है तो रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम के अंतर्गत उसकी फिजिकल एक्टिविटी को धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। हम सभी इस बात को जानते हैं कि जब पेशेंट किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी करता है तो हमारी पूरी बॉडी में ब्लड को तेजी से पंप करना होता है और इस तेज एक्टिविटी के कारण ब्लड हार्ट को भी
ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट और ब्लड की आवश्यकता होगी. The client is progressive too rapidly if the activity significantly changes respiration, causing dyspnea, chest pain, and a rapid heartbeat or fatigue. When any of these symptoms appears, the client should reduce the activity and progress more slowly. फिजिकल एक्टिविटी के दौरान यदि पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत आने लगे, चेस्ट पेन हो या फिर उसे थकान महसूस हो, तेज हार्ट बीट्स चलने लगे, तो उसे तुरंत अपनी एक्टिविटी को रोक देना चाहिए या कुछ कम कर देना चाहिए. Edema suggests a circulatory problem that must be addressed but does not necessarily indicate overexertion. अगर पेशेंट को एडिमा होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पेशेंट के हार्ट से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो रही है. Cyanosis indicate reduced oxygen carrying capacity of RBC cells and indicates severe pathology. It is not appropriate to use cyanosis as an indicator of overexertion. आपको यदि इस पेशेंट में साइनोसिस दिखाई देता है, यानी ब्लू, उसकी बॉडी ब्लू पड़ने लगती है, नीली होने लगती है एक्टिविटी के दौरान, तो इसका मतलब है कि उसकी बॉडी में आरबीसी का नंबर या तो कम है या फिर आरबीसी का फंक्शन अल्टर्ड हो गया है, लेकिन इसे हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फीडिंग प्रॉब्लम अमंग इन्फेंट्स. 1 साल से कम उम्र के बच्चों में पाई जाने वाली फीडिंग प्रॉब्लम कौन सी है, उसे आपको सेलेक्ट करना है. चॉकिंग, हिकअप्स, एस्पायरेशन या फिर रिगर्गिटेशन. चॉकिंग का मतलब है कि उसके एयरवे में किसी प्रकार का फूड सब्सटेंस अटक जाना. हिकअप्स का मतलब है हिचकी आना. एस्पायरेशन का मतलब है कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में फूड या मिल्क सब्सटेंस की एंट्री. और रिगर्गिटेशन का मतलब है स्टमक में जो फूड सब्सटेंस दिया गया है बच्चे को, वो वापस माउथ की तरफ आता है. व्हाट इज द फीडिंग प्रॉब्लम दैट मोस्टली सीन इन इन्फेंट्स? The right answer is option D, regurgitation. Regurgitation is the action of bringing swallowed food up again to the mouth. बच्चे को जब फीडिंग करवाई जाती है, ब्रेस्ट मिल्क दिया जाता है, इस ब्रेस्ट मिल्क का स्टमक से वापस माउथ की तरफ आना, बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ फूड कंटेंट इज नोन एज रीगर्गिटेशन. और ये इन्फेंट्स में अक्सर देखी जाने वाली प्रॉब्लम है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज फादर ऑफ सर्जरी? फादर ऑफ सर्जरी किसे कहा जाता है? चरक, धन्वंतरी, सुश्रुता, हिप्पोक्रेट्स. The right answer is option C, it is Sushruta. फादर ऑफ मेडिसिन हिप्पोक्रेट्स को माना जाता है. फादर ऑफ सर्जरी सुश्रुता को माना जाता है. और धन्वंतरी इज द हिंदू गॉड ऑफ मेडिसिन and an avatar of Lord Mahavishnu. He is mentioned in Purans as a god of Ayurveda. धन्वंतरी जो थे वो एक हिंदू मैथोलॉजी के गॉड माने जाते हैं और इन्हें मेडिसिन या आयुर्वेदा का गॉड भी कहा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ न्यूबॉर्न बेबी स्किन कवर्ड विथ वाइट स्टिकी मटेरियल विच इज नोन एज. किसी न्यूबॉर्न बेबी की स्किन पर पाया जाने वाला सफ़ेद चिपचिपा पदार्थ क्या कहलाता है? मंगोलियन स्पॉट, लेन्यूगो, मीलिया, वर्निक्स. The right answer is option D, it is called वर्निक्स. वर्निक्स कैसियोसा और वर्निक्स is a waxy cheese like white substance found coating the skin of newborn of human babies. ह्यूमन बेबीज की स्किन पर जन्म के तुरंत बाद एक सफ़ेद वैक्सी चीजी सब्सटेंस देखा जाता है जिसे वर्निक्स कैसियोसा या वर्निक्स के नाम से जानते हैं. लेन्यूगो आर द स्मॉल हेयर्स. मंगोलियन स्पॉट्स न्यूबॉर्न बेबीज के सैक्रम वाले एरिया पर पाया जाने वाला ब्लूइश, डार्क ब्लूइश
स्किन पैच है जो कि एज बढ़ने के साथ ऑटोमेटिकली डिसअपियर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर्स। कोरोनरी आर्टरी डिजीज का मेडिकल ट्रीटमेंट कौन सा होता है ये आपको बताना है। कार्डियक कैथेटराइजेशन, ओरल मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी या फिर परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। The right answer is option B, oral medication administration. Except administering oral medication, all are the portion of surgical therapeutic treatment for MI. इस क्वेश्चन में जितने भी ऑप्शंस बताए हैं उनमें से ऑप्शन बी यानी ओरल रूट द्वारा मेडिकेशन को देना, इसके अलावा सभी सर्जरी वाले प्रोसीजर्स हैं, यानी मेडिकल प्रोसीजर्स नहीं है, सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं। कोरोनरी आर्टरीज हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई पहुंचाती हैं और इन कोरोनरी आर्टरीज के अंदर किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए या स्पाज्म आ जाए, ऐठन आ जाए, तो इससे जो ब्लड है वो हार्ट तक प्रॉपरली नहीं पहुंच पाता और इसी से एंजाइना, एमआई या कोरोनरी आर्टरी डिजीज जैसी कंडीशंस डेवलप होती हैं। एंजियोग्राफी एक वर्ड बार बार यूज़ किया जाता है। एंजियोग्राफी का मतलब है कि हार्ट तक ब्लड पहुंचाने वाली सभी ब्लड वेसल्स का एक्सरे। इससे हमें ये पता चल जाता है कि किस पर्टिकुलर ब्लड वेसल में ऑब्स्ट्रक्शन है। एंजियोप्लास्टी बेसिकली इस ऑब्स्ट्रक्शन को रिमूव करने के लिए किया जाने वाला प्रोसीजर है। कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग या बाईपास सर्जरी एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें हम ब्लॉक्ड ब्लड वेसल से आगे ब्लड पहुंचाने के लिए अल्टरनेटिव रूट क्रिएट करते हैं। मान लीजिए ये कोई आर्टरी है, इसमें इस जगह पर इस प्रकार का कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, इस ऑब्स्ट्रक्शन को रिमूव कर पाना पॉसिबल नहीं है। इस स्टेज में सर्जन क्या करता है, वो इसके पास से दूसरा पाथवे क्रिएट कर देता है, जिसके कारण अब ब्लड यहाँ से तो नहीं जा पा रहा है, लेकिन इस जगह से होते हुए इस क्लॉट को बाईपास करके आगे हार्ट तक ब्लड पहुंच जाएगा। दिस इज कॉल्ड CABG प्रोसीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटेग्यूमेट्री सिस्टम इंक्लूड्स विच ऑर्गन। इंटेग्यूमेट्री सिस्टम में किस ऑर्गन को इंक्लूड किया जाता है, लीवर, स्किन, हार्ट या रेक्टम। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, इंटेग्यूमेट्री सिस्टम में हम स्किन को इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैंसन डिजीज इज ऑल्सो नोन एज। हैंसन डिजीज किस डिजीज का दूसरा नाम है यह आपको बताना है। जीका इन्फेक्शन, लेप्रोसी, चिकनगुनिया या डिप्थीरिया। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, लेप्रोसी डिजीज को ही हम हैंसन डिजीज के नाम से जानते हैं। हैंसन नामक साइंटिस्ट ने इस डिजीज की डिस्कवरी की थी, खोज की थी, इस कारण इसे कई बार हैंसन डिजीज के नाम से भी जानते हैं। लेप्रोसी को आप हिंदी में कुष्ठ रोग के नाम से जानते हैं। ये एक बैक्टीरियल डिजीज है जो कि माइकोबैक्टीरियम लेप्रे द्वारा होता है। इस डिजीज में पर्सन की स्किन, आईज आदि इन्फेक्ट होते हैं। डेप्सोन इस डिजीज में इस्तेमाल की जाने वाली मेन डिजीज ड्रग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इज गिवन अप टू। किसी भी न्यूबॉर्न बेबी को केवल और केवल माँ का दूध पिलाया जाता है, यानी एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवाई जाती है। ये किस एज तक करवाना चाहिए, 3 मंथ्स तक, 6 मंथ्स तक, 10 मंथ्स तक या 12 मंथ्स तक। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 6 months तक। Exclusive breastfeeding should be continued up to 6 months
Breast milk has all essential micronutrients except iron, so iron supplementation should be started at 4 months. जन्म के बाद जितना जल्दी हो सके बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग शुरू करवा देनी चाहिए. अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो लगभग आधे घंटे के बाद से आप इसे शुरू करवा सकते हैं, और सिजेरियन डिलीवरी होने पर लगभग 1 से 1.5 घंटे में आप ब्रेस्ट फीडिंग शुरू करवा सकते हैं. ब्रेस्ट मिल्क बच्चे के लिए संपूर्ण और संतुलित आहार के रूप में माना जाता है. यहाँ तक कि शुरुआत की 6 महीने की उम्र तक बच्चे को पानी भी पिलाना आवश्यक नहीं है, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क में सभी इसेंशियल कंटेंट पर्याप्त मात्रा में होते हैं जो कि बच्चे की प्रॉपर ग्रोथ के लिए सही हैं. ब्रेस्ट मिल्क में सिर्फ आयरन की कमी होती है, इसलिए आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि न्यूबॉर्न बेबी को आयरन सप्लीमेंटेशन कब देने चाहिए. तो आप बता सकते हैं कि 4 महीने की उम्र से हम बच्चे को आयरन सप्लीमेंट्स दे सकते हैं, बिकॉज ब्रेस्ट मिल्क में आयरन नहीं होता या बहुत ही कम मात्रा में होता है. इसके अलावा 6 महीने तक कुछ और देने की आवश्यकता नहीं है. 6 मंथ्स के बाद आप अदर फूड सब्सटेंस बच्चे को दे सकते हैं. इसे आप वीनिंग के नाम से जानते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज. एग्जाम में मोस्ट कॉमन, लीस्ट कॉमन, इन शब्द का आपको ध्यान रखते हुए अपना आंसर सेलेक्ट करना है. कोरोनरी आर्टरी डिजीज का सबसे ज़्यादा बड़ा कारण किसे माना जाता है ये आपको बताना है. एथेरोस्क्लेरोसिस, हाइपरग्लाइसीमिया, स्ट्रेस या फिर वैसोस्पाज्म ऑफ कोरोनरी आर्टरी. यहाँ पर ये चारों ही फैक्टर्स कोरोनरी आर्टरी डिजीज तो करवाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण कौन सा है ये आपको सेलेक्ट करना है. द राइट आंसर इज ऑप्शन ए. एथेरोस्क्लेरोसिस जो है कोरोनरी आर्टरी डिजीज का मेन कारण माना जाता है. एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब है कि ये मान लीजिए हमारी कोरोनरी आर्टरी है. इस कोरोनरी आर्टरी के अंदर पेशेंट द्वारा बहुत ही ज़्यादा फैटी फूड लेने और फिजिकली इनएक्टिवनेस के कारण फैट का डिपोजिशन होने लगता है, और इस फैट डिपोजिशन के कारण जितना ब्लड इन आर्टरी से होकर गुजरना चाहिए उतना नहीं गुजर पाता, और धीरे धीरे इसमें ब्लॉकेज हो जाता है और ये आर्टरी भी टाइट हो जाती है, हार्ड हो जाती है ड्यू टू दिस फैट डिपोजिशन, और यही कंडीशन एथेरोस्क्लेरोसिस कहलाती है. अब इस एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण ब्लड यहाँ से आगे नहीं जा पाता और पर्सन को कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, फार्मर्स लंग्स आर मैनिफेस्टेड ड्यू टू. फार्मर्स लंग ये डिजीज किसके कारण होता है ये आपको सिलेक्ट करना है. कॉटन डस्ट के कारण, पॉलन के कारण, लेड पार्टिकल्स के कारण या फिर ग्रेन डस्ट के कारण. द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ग्रेन डस्ट. ग्रेन डस्ट के कारण फार्मर्स लंग डिजीज हो सकता है. कॉटन डस्ट के कारण बाइसिनोसिस डिजीज होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट एक्सरसाइज दैट शुड बी परफॉर्म्ड बाय द क्लाइंट हु हैड अ मैस्टेक्टॉमी. मैस्टेक्टॉमी के बाद कौन सी एक्सरसाइज क्लाइंट को सबसे पहले करनी चाहिए. वॉकिंग द हैंड अप द वॉल, स्वीपिंग द फ्लोर, कॉम्बिंग हर हेयर, स्क्वीजिंग अ बॉल. The right answer is option D. It is squeezing the ball. बॉल को, सॉफ्ट बॉल को हाथ में लेकर उसे लगातार दबाते रहना स्क्वीजिंग ऑफ बॉल एक्सरसाइज है. इसे मैस्टेक्टॉमी सर्जरी के बाद सबसे पहले परफॉर्म करवाया जाता है. इसके अलावा वॉकिंग हैंड्स अप एंड द वॉल, दीवार पर हाथ रखकर खड़े रहना, फ्लोर को क्लीन करना, हेयर कॉम्बिंग करना, ये सभी लेटर स्टेज में परफॉर्म की जाने वाली एक्सरसाइज हैं. मैस्टेक्टॉमी जनरली ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट के रूप में इस्तेमाल की जाती है.
मैस्टेक्टॉमी में कंप्लीट ब्रेस्ट का रिमूवल किया जा सकता है या फिर ब्रेस्ट के उस हिस्से का रिमूवल किया जा सकता है जहां पर मांस है या कैंसर की गांठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस? एंजाइना पेक्टोरिस का मेन रीजन आपको बताना है। इट इज ड्यू टू न्यूरोलॉजिकल डिजीज, गैस्ट्रिक डिजीज, रेस्पिरेटरी डिजीज या फिर ड्यू टू कार्डियक डिजीज। The right answer is option D, cardiac disease. एंजाइना पेक्टोरिस का मतलब है हार्ट तक प्रॉपर ब्लड सप्लाई ना हो पाने के कारण पेशेंट में चेस्ट पेन होना एंजाइना पेक्टोरिस कहलाता है। एंजाइना पेक्टोरिस के लिए ट्रीटमेंट के रूप में हम पेशेंट को सबलिंगुअली नाइट्रोग्लिसरीन एडमिनिस्टर करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। बेस्ट ऑफ लक।